नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हमारे साथ हैं प्रोफेसर अनुज सिंह लाठर, जो कि वाइस चांसलर हैं BR अम्बेडकर यूनिवर्सिटी दिल्ली की। स्वागत है मैम हमारे चैनल पर। नमस्कार मुनमुन जी, थैंक यू सो मच। हाँ मैम, आपको बहुत बधाई, क्योंकि जब हम CUET के एस्पिरेंट्स का आंकड़ा देखते हैं तो पता चलता है कि देश की जो टॉप 10 यूनिवर्सिटीज़ में से चौथे नंबर पर जो है वो अम्बेडकर यूनिवर्सिटी है 10 में से। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है अम्बेडकर यूनिवर्सिटी के लिए, जबकि 85% जो सीटें हैं वो दिल्ली वालों के लिए रिजर्व हैं। जी, लेकिन जी। एक परसेप्शन ये भी बाहर है मैम कि जो BR अम्बेडकर यूनिवर्सिटी है वहाँ पढ़ाई बहुत महंगी है। क्या कहेंगी आप? मुनमुन जी, ऐसे है कि हम गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी हैं, हम प्राइवेट नहीं हैं। और जहाँ तक फ़ी का सवाल है, फ़ी हमारी उतनी ही हम लेते हैं जितने सोशल साइंसेज में गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में ली जाती है। ये परसेप्शन कैसे बना, ये थोड़ा सा मेरे ख्याल समझने की ज़रूरत है। दूसरी बात ये है कि यहाँ हम टोटल फ़ी वेवर का सिस्टम बड़ा ज़बरदस्त है, जो शायद ही किसी यूनिवर्सिटी में होगा। और वो ये है कि हमारे जो बच्चे अंडर प्रिविलेज सेक्शन से आते हैं, SC हैं, ST हैं, PWD हैं, जो डिसेबिलिटीज़ वाले बच्चे हैं, और EWS वाले हैं, हम इन लोगों से फ़ी लेते ही नहीं हैं। SC ST के बच्चों से हम फ़ी भी नहीं लेते हैं। हम ऐसा नहीं करते हैं कि फ़ी ली और फिर रिम्बर्समेंट कर दिया या फ़ी वेवर पॉलिसी के तहत कर दिया। जो नॉन क्रीमी लेयर वाला एक कॉन्सेप्ट है हर जगह, हम तो नॉन क्रीमी लेयर भी नहीं फॉलो करते हैं अपने कैटेगरी के बच्चों के लिए। तो ये कहना कि यहाँ की फ़ी स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा है, शायद ये जायज़ बात नहीं है। और दूसरी बात ये है कि हम फ़ी बढ़ाने, जैसे कोविड के दिनों में, कोविड में हमने पिछले 3 साल में फ़ी नहीं बढ़ाई, और इसलिए नहीं बढ़ाई कि हमें पता था कि कितनी मुश्किलों से पेरेंट्स जो हैं नहीं दे पा रहे थे फ़ी, और कंटिन्यूसली हमें ये एहसास हो रहा था, और जो बच्चे फ़ी नहीं दे पा रहे थे हम उनके साथ भी खड़े थे। तो इस तरह का ना तो मैकेनिज़्म है, ना कोई सिस्टम है जहाँ कोई भी स्टूडेंट जो है, जो अफोर्ड नहीं कर पाता है फ़ी को या हायर एजुकेशन को, हम उसके साथ खड़े हैं। बहुत सारे हमारे इंसेंटिव प्लान्स हैं, बहुत सारी हमारी स्कीम्स हैं जहाँ वो फिट इन हो जाता है। तो हमारा तो बजट का 39% हम जो खर्च करते हैं वो सिर्फ बच्चों के वेलफेयर पे कर देते हैं, जिसमें फ़ी वेवर भी है, जिसमें अर्न वाइल यू लर्न भी है, जिसमें बच्चों को लर्निंग एनहांसमेंट के लिए हम उन पे खर्च करते हैं। जैसे स्टूडेंट्स जो फील्ड ट्रिप के लिए जाते हैं, इंटर्नशिप के लिए जाते हैं, डेजर्टेशन पे खर्चा करते हैं, जिनका ट्रांसपोर्ट पे, और ये सब उन बच्चों के लिए है जो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं हायर एजुकेशन, उनके लिए सारा मैकेनिज़्म इन प्लेस है। आपको जान के बड़ी हैरानी होगी कि हमारे यहाँ से कोई भी स्टूडेंट स्टेट से SC ST की जो फ़ी वेवर है वो लेता ही नहीं है, क्योंकि हम ही इतनी फ़ी वेवर दे देते हैं उनको कि स्टेट के जो स्कीम है उसको वो मतलब उसका बेनिफिट उठाते ही नहीं है। तो इसलिए फ़ी वाला तो कोई इशू है नहीं। इस साल मैम जो है वो कौन से नए कोर्स शुरू हो रहे हैं? स्पेस की दिक्कत होने के कारण हम लोग नए कोर्सेज नहीं शुरू कर पाए इस पर पिछले 3-4 साल में हमने तकरीबन 10 के करीब प्रोग्राम्स नए शुरू किए थे। पर हमने कुछ नए स्कूल्स डिज़ाइन कर लिए हैं, और कुछ कंस्ट्रक्शन का काम हमारा करमपुरा कैंपस में चल रहा है। तो जैसे ही वो बिल्डिंग खड़ी हो जाएगी तो हम उनको भी नए स्कूल्स में, जैसे पब्लिक पॉलिसी पे हम शुरू कर रहे हैं, ट्राइबल स्टडीज़ पे कर रहे हैं, हम फ़िलासफ़ी एंड रिलीजन स्टडीज़ पे करने जा रहे हैं। तो ये सारे स्कूल्स हमारे प्लानिंग में से निकल करके अब उसके करिकुलम फ्रेमवर्क वगैरह बन गया है, और कोर्सेज़ की डिटेलिंग चल रही है। तो हमारा अपना विज़न तो एक्सपेंशन का बहुत है और प्लान्स भी हैं, परंतु स्पेस की कमी होने की वजह से अभी इस साल हम नहीं कर पाए नए कोर्सेज। मैडम, कॉम्पिटेंसी इन्हेंसमेंट से जुड़े हुए कुछ कोर्स शुरू किए जाने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुई थी, तो ये किस तरह के कोर्स होंगे मैम? हाँ,
कॉम्पिटेंसी एनहांसमेंट जो कोर्सेज हैं, आप इनको कहिए एक तरह से ये आपकी स्किल से रिलेटेड है। आप अपना स्किल डेवलप करना चाहते हैं तो आपको सर्टिफिकेशन के लिए बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं कि आप कोई सर्टिफिकेट ट्रेनिंग प्रोग्राम कर लें, सर्टिफिकेट कर लें, कोई वर्कशॉप अटेंड कर लें। इस तरह के ऑप्शन बहुत सारी संस्थाएं देती हैं। हमने सोचा कि हम यूनिवर्सिटी हैं और यूनिवर्सिटी से ज़्यादा कॉम्पिटेंसी की ट्रेनिंग कौन दे सकता है। जैसे कि हमने MA क्रिमिनोलॉजी यहाँ शुरू किया, जिसमें फोरेंसिक का भी कुछ पार्ट है। तो क्रिमिनोलॉजी का आपको पता है कि कितना रेलेवेंस है आपके आज के टाइम में। तो जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, जो लॉ और लीगल स्टडीज़ के हैं, तो वो इस तरह के कोर्सेज उठा करके एक सेमेस्टर की स्टडी करके वो अपनी स्किल को एनहांस कर सकते हैं। तो ये वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए भी है और उन स्टूडेंट्स और उन बच्चों के लिए भी है जो ग्रेजुएशन में या PG में अपनी स्पेशलाइजेशन के अलावा उनको लगता है कि मैं और भी एक्स्ट्रा कोई स्किल की ट्रेनिंग बियॉन्ड डिग्री ले सकता हूँ, वो भी इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। और जो बच्चे पास आउट इमीडिएटली हुए हैं, फ्रेश बच्चे पास आउट हुए, वो भी इसको ले सकते हैं। तो एक तरह से ये स्किल से जुड़ा हुआ, कौशल से जुड़ा हुआ एक तरह का आप कहिए कॉन्सेप्ट हमने डेवलप करके ये कॉम्पिटेंसी एनहांसमेंट जो है कोर्सेज हमने बनाए। इस बार हम 143 कोर्सेज फ्लोट कर रहे हैं और ये हैं अलग अलग सेमेस्टर्स में। और हमारे 14 स्कूल हैं, जिन्होंने उन 14 स्कूल ने जो पब्लिक के रेलेवेंस के हैं, जिसमें स्किल एनहांसमेंट का बहुत स्कोप है, उन्हीं कोर्सेज को अभी हमने ऑफ़र किया है। धीरे धीरे इनका नंबर भी हम बढ़ाते चले जाएंगे और इसको हम चाहेंगे कि एक स्टेज ऐसी भी आए कि जो हम सारे कोर्सेज ऑफ़र कर रहे हैं वो हम कॉम्पिटेंसी के तहत भी ऑफ़र करें। 2 से 5 सीट्स हमने पर कोर्स रखी है। इनिशियली 2 सीट हमने की है, इसको अप टू 5 सीट्स हम ले जा सकते हैं अगर डिमांड हुई और हमें लगा कि हम स्पेस में एकोमोडेट कर सकते हैं, तो हमने वो एक प्रोविज़न रखा है। तो आप मानिए कि 5 स्टूडेंट सुपर न्यूमररी तौर पे इन कोर्सेज में बैठ सकते हैं। इसके अलावा मैम जो है जो शॉर्ट टर्म कुछ कोर्सेज आपके पहले से भी चल रहे हैं, सर्टिफिकेट, इवन हमने देखा कि एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर का भी एक कोर्स आपके यहाँ चलता है। जी। तो इस तरह के भी और कितने कोर्सेज लाने की तैयारी है? हम लोगों ने एक सेंटर शुरू किया है यूनिवर्सिटी में, स्किल डेवलपमेंट सेंटर SDC शुरू किया है। SDC के तहत हमने बहुत इस तरह के कोर्सेज आइडेंटिफाई किए हैं और उसमें ये जो प्राइम मिनिस्टर कौशल विद्या पे जो फोकस है नेशनल लेवल पे, उसी के तहत हम ये प्रोग्राम्स ऑफ़र कर रहे हैं। ये बड़े स्ट्रक्चर्ड करिकुलम है, इनकी डिलीवरी का भी बड़ा स्ट्रक्चर्ड सा स्किल इम्पार्टिंग जो है वो सिखाने की एक पद्धति है। तो ये उनके तहत आते हैं। दूसरा सर्टिफिकेशन इस लेवल का है कि कुछ बच्चे हमारे जो UG में और PG में फर्स्ट ईयर के बाद छोड़ना चाहते हैं, सेकेंड ईयर के बाद छोड़ना चाहते हैं, तो वो सर्टिफिकेट लेवल पे भी छोड़ जाते हैं। ऐसा भी प्रोविज़न हमारे पास है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ये प्रोविज़न अब आया है, पर अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में इस तरह की सोच, बूझ और ये विजन पहले से ही था। तो मतलब NEP अम्बेडकर ने पहले ही अपना लिया था? ऐसा तो नहीं कहूँगी कि NEP ने सारा कुछ उठा लिया था, पर बहुत सारी चीज़ें जैसे कि मल्टी डिसिप्लिनरी, इंटरडिसिप्लिनरी प्रोग्राम्स, कोर्सेज, स्कूल्स, जैसे हमारा स्कूल ऑफ ह्यूमन स्टडीज़ है। स्कूल ऑफ ह्यूमन स्टडीज़ में साइकोलॉजी का कई कोर्सेज अब ऑफ़र करते हैं और जेंडर स्टडीज़ के और डिसेबिलिटी स्टडीज़ के करते हैं, यानी कि ह्यूमन एलिमेंट से रिलेटेड है, ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड है। तो ये भी एक नया कॉन्सेप्ट था कि स्कूल ऑफ ह्यूमन स्टडीज़ में हम ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड जो प्रोग्राम्स है वो डालें। इसी तरह से हमारा एक स्कूल है, स्कूल ऑफ ह्यूमन इकोलॉजी। ह्यूमन इकोलॉजी, आप एनवायरनमेंट पे तो बहुत सारे आपको कोर्सेज मिलेंगे, एनवायरनमेंट मैनेजमेंट पे भी मिलेंगे, एनवायरनमेंट साइंस में भी मिलेंगे, पर हमारा स्कूल ऑफ ह्यूमन इकोलॉजी का मतलब है कि एनवायरनमेंट के साथ, इकोलॉजी के साथ ह्यूमन इंटरेक्शन जो है वो कितना यूज़फुल है और कितना ज़रूरी है, और उससे ह्यूमन लाइफ सेव होती है,
उससे खाली ह्यूमन लाइफ ही नहीं, सारे जो लिविंग क्रिएचर्स हैं इस प्लैनेट पे, उन सब की ज़िंदगी पे असर होता है। तो किस तरह से कम्युनिटी के साथ कनेक्ट बनाते हुए एनवायरनमेंट और इकोलॉजी के इश्यूज़ को एड्रेस किया जाए। जैसे मैं आपको बताऊं कि AUD बड़ी बधाई का पात्र है कि हमें अभी एक प्रोजेक्ट मिला है। हमारे ऑनरेबल चांसलर जो लेफ्टिनेंट गवर्नर भी हैं, उन्होंने यमुना क्लीनिंग के प्रोजेक्ट के तहत हमारे बच्चों को इन्वॉल्व किया, हमारे स्कूल ऑफ ह्यूमन इकोलॉजी की फैकल्टी को इन्वॉल्व किया। तो ये निकल के आया कि हमारी एक्सपर्टीज़ ऐसी है कि बलसवा जो लेक है उसका प्रोजेक्ट हमें दे दिया गया है, बलसवान। तो उस प्रोजेक्ट पे हमारा स्कूल काम कर रहा है अब। यानी कि मैम जो है इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ तो बेहतर है ही, बाहर भी उनको हैंड्स ऑन ट्रेनिंग भी दी जा रही है। हैंड्स ऑन ट्रेनिंग भी दी जा रही है। हमारी जो सबसे कोर स्ट्रेंथ है हमारी यूनिवर्सिटी की वो ये है कि फील्ड बेस्ड हमारे सारे कोर्सेज हैं और फील्ड में जा कर के बच्चे सीखते हैं। जैसे हिस्ट्री से रिलेटेड है तो उनको हम यहाँ फील्ड में ले जाते हैं और हिस्टोरिकल जो मॉन्यूमेंट्स हैं, हिस्टोरिकल स्क्रिप्चर्स हैं, आर्काइव्स हैं, उनमें हम उनको एक्सपोजर देते हैं। हमारा एक स्कूल है, स्कूल ऑफ हेरिटेज रिसर्च एंड मैनेजमेंट, वो हेरिटेज वॉक भी कराते हैं बच्चों की, और वो दिल्ली के अलग अलग उन स्थलों पे लेके जाते हैं जो ऐतिहासिक तौर पे उनके करिकुलम से भी रिलेटेड है और आम नागरिक को भी पता होना चाहिए कि हमारी हेरिटेज क्या है। क्योंकि हमने अब तक जितना इतिहास पढ़ा वो हमने ब्रिटिशर्स के द्वारा और उन लोगों के द्वारा जिन्होंने हिस्ट्री को के साथ बहुत न्याय नहीं किया है। तो हम इसमें जब हेरिटेज वॉक करवाते हैं तो बच्चों को ये बताते हैं कि किस तरह से कोई भी अगर इवेंट हुआ, कोई इंसिडेंट हुआ, तो उसके पीछे भारतीयता और भारत के लोगों की किस तरह की व्यथा थी, किस तरह से उन्होंने उसको फेस किया, किस तरह से उन्होंने भी बराबर सिस्टम से लड़ाई की। ये सारी बातें हम एक फेयर हो कर के उन्हें बताते हैं। तो हेरिटेज वॉक जो है वो भी एक इसी तरह की एक करिकुलम की पेडागॉजी है। तो मैम कोई इससे जुड़ा कोई कोर्स भी है हेरिटेज से? जी, मास्टर्स है हमारे पास, हेरिटेज मैनेजमेंट का है, मास्टर्स इन हेरिटेज मैनेजमेंट, और मास्टर्स इन आर्कियोलॉजी एंड कंजर्वेशन भी है। अच्छा मैम, जैसे आपके यूनिवर्सिटी में 85% सीटें दिल्ली वालों के लिए है, बल्ले बल्ले है उनकी, हाँ जी, 15% पूरे देश भर के लिए है जी, और इतना ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाया स्टूडेंट्स ने जी, तो कंपटीशन तो बहुत तगड़ा होने वाला है। कंपटीशन होने वाला है और मैं आई एम कीपिंग माई फिंगर्स क्रॉस्ड इस बात के लिए कि ये सारी जो लोगों ने NTA के पोर्टल पे हमारा रजिस्ट्रेशन AUD के नाम से कराया है, मैं अपील करूँगी वो सारे बच्चे हमारे यहाँ भी अप्लाई करें, हमारे पोर्टल पे रजिस्टर हों और हमारे पास पढ़ने के लिए आएँ। 85% वाले भी और 15% वाले भी। हमारे पास ऑप्शन बहुत वाइड हो गया है। लास्ट ईयर का हमारा एक्सपीरियंस ये है कि CUT के थ्रू जो बच्चे आए वो मेरिटोरियस थे, उनमें एक जज्बा अलग था, एक अलग तरह के वो बच्चे थे क्योंकि वो compete करके आए थे, तो क्वालिटी डेफिनेटली बेटर थी। तो इस बार मैम आप कितनी उम्मीद कर रही हैं? पिछली बार सीटें कुछ खाली थी या सारी सीटें भर गई थी? नहीं, कुछ खाली रह गई थी, परंतु उसका कारण ये था कि डिलेड प्रोसेस रहा। आपको पता ही है CUT का डिलेड रहा, करते करते बहुत सारे बच्चे जो हैं प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में एश्योर्ड सीट पे जाना चाहते थे तो वो वहाँ चले गए। तो वो थोड़ा सा आप ये कहिए कि प्रोसीजर की वजह से और जो भी पहली बार क्योंकि ये टेस्ट हुआ था तो चैलेंजेस बहुत ज़्यादा थे। इस बार उम्मीद करते हैं कि हमारी सारी सीटें भरेंगी और बहुत अच्छा स्टूडेंट हमारे पास आएगा। NTA ने जो शेड्यूल बनाया था वो शेड्यूल लगभग 1 महीना आगे खिसक चुका है, तो हम मान के चलें कि अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में जो सेशन है जी वो कब से शुरू होगा मैम? वो भी 15 अगस्त के बाद जाएगा ड्यू की तरह? नहीं, हम तो सोच रहे हैं कि 10 अगस्त के आसपास हम शुरू करें, 10 अगस्त के आसपास ज़्यादा। वैसे तो 1 अगस्त का ही अभी तक टारगेट लेके चल रहे हैं, पर शेड्यूल का ऐसा लगता है कि थोड़ा आगे सरकेगा तो उसके अकॉर्डिंगली हम लोग अपना करेंगे। बहुत ज़्यादा लेट शायद इस बार नहीं होने वाला है। मतलब ये है कि 1 महीना शायद जो है डिले रहे लास्ट ईयर के मुकाबले।
10-12-15 दिन का मुझे लगता 12-15 है, 10-12-15 दिन, इससे ऊपर का नहीं लगता है। अच्छा मैम, प्लेसमेंट की क्या स्थिति है आपके यूनिवर्सिटी में? प्लेसमेंट का तो ऐसा है, आपको पता ही है, हम लोग सोशल साइंस और ह्यूमैनिटीज़ यूनिवर्सिटी है एसेंशियली। साइंस नहीं है हमारे पास, टेक्नोलॉजी नहीं है हमारे पास, कॉमर्स नहीं है हमारे पास। तो उसके मद्देनज़र सोशल साइंसेज में प्लेसमेंट कन्वेंशनली बहुत ज़्यादा नहीं हो पाता था। हमने ऐसा शुरू किया कि हमने फुल टाइम प्लेसमेंट ऑफिसर अपॉइंट किया। कंपनीज़ अब आने लग गई हैं। पिछले साल हमारे प्लेसमेंट में ऑन कैंपस हमारे पास 65 कंपनीज़ ने अप्रोच किया और हमारे बच्चे उसमें अपीयर भी हुए। मैनेजमेंट में सबसे ज़्यादा प्लेसमेंट होता है, स्कूल ऑफ वोकेशनल स्टडीज़ के बच्चों में सबसे ज़्यादा, क्योंकि उनमें हुनर भी है, उनमें स्किल भी है। बट बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि हमारे मास्टर्स के स्टूडेंट्स जो सोशियोलॉजी के हैं, जो हिस्ट्री के हैं, जो ग्लोबल अफेयर्स के हैं, अर्बन स्टडीज़ के हैं, इन सब बच्चों की भी प्लेसमेंट होनी शुरू हो गई है। इनके लिए भी हमने धीरे धीरे एम्प्लॉयर से टच में रहते हुए उन्हें बताया है कि हम लोग किस तरह से अलग हैं और किस तरह से हमारे कोर्सेज बहुत सोशली रेलेवेंट हैं। तो उनके लिए हम एक मार्केट, जॉब मार्केट क्रिएट करने की तरफ हमारा इनिशिएटिव है, जो काफ़ी ठीक चल रहा है। ड्यू से भी मैम जो है वो अभी पीछे एक टाई अप हुआ था अम्बेडकर यूनिवर्सिटी का, जी, तो उससे कितना फ़ायदा होगा अम्बेडकर यूनिवर्सिटी को? देखिए, हमें तो बहुत होगा, क्योंकि हम बिल्कुल छोटी सी यूनिवर्सिटी हैं, 15 साल पुरानी यूनिवर्सिटी है। ड्यू इज़ ए बिग एलिफेंट सब कहते हैं, और बहुत बड़ी व्यवस्था है वो। तो हमें बहुत फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि वहाँ भी बहुत सारे स्कूल्स में जो खासकर कैंपस के प्रोग्राम्स चलते हैं, उसमें हमारा स्कोप है, हमारी तरह के प्रोग्राम्स है। जैसे दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स है, हमारे यहाँ इकोनॉमिक्स बहुत पॉपुलर प्रोग्राम है। इसी तरह से इंग्लिश है, मैनेजमेंट है, और ह्यूमन इकोलॉजी भी। ह्यूमन इकोलॉजी का जो हमारा टाई अप रहा, वो डीयू के जो सीनियर लोग थे उनसे बहुत ज़्यादा रहा। जो स्कॉलर्स अच्छे थे वो यहाँ आए और उन्होंने यहाँ ये स्कूल इस्टेब्लिश करने में मदद भी की। इसी तरह से साइकोलॉजी एक और हमारा है, जिसमें हमारा बड़े आराम से रिसर्च पे और एक्सचेंजेस पे काम किया जा सकता है। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर शेयरिंग भी हमने MOU में साइन किया, तो हमें उम्मीद है कि जब हमें कभी भी इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होगा तो हम वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर भी यूज़ कर पाएंगे, चाहे लैब्स हैं, चाहे प्लेग्राउंड्स हैं, चाहे और रिसोर्सेज हैं। तो वी आर सीइंग अ गुड पार्टनरशिप इन फ्यूचर। CUET के एग्ज़ाम का रिज़ल्ट का इंतज़ार कर रहे हुए जितने भी एडमिशन एस्पिरेंट्स हैं, उनको क्या मैसेज देंगे? एस्पिरेंट्स को ये मैसेज है कि आपने पूरी मेहनत से, पूरी शिद्दत से एग्ज़ाम में आप सब अपीयर हुए हैं, और आप बहुत अच्छा करें। बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक आपको, ताकि आप अच्छा स्कोर लाएं और अच्छी इंस्टीट्यूशन में आपका एडमिशन हो। जीवन में अच्छा करें, देश के लिए अच्छा करें, अपने परिवार के लिए और अपने लिए अच्छा करें। यही मेरी कामना और शुभकामनाएं आपको हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मैम हमें समय देने के लिए, और आगामी एडमिशन सीजन के लिए बहुत शुभकामनाएं हमारी तरफ से। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच।